So hello everyone. So we were studying refrigeration and air conditioning, in short RAC. We have already discussed what is refrigeration, what is refrigeration effect, units of refrigeration, okay, then types of refrigerant, designation, okay, then some refrigeration cycle. Okay, so let's take some quick overview. So what is refrigeration? Refrigeration, it is a process of continuously removal of heat from the system where the temperature is already below the temperature of surrounding. मीन्स क्या कि एक सिस्टम है, एक स्टोरेज है, वहां से हमें क्या करना है, सारी हीट को निकालते रहना है, कंटिन्यूसली हीट को निकालते रहना है, सो दैट उसका टेम्परेचर क्या हो जाए और लो हो जाए और ठंडी हो जाए वो स्पेस. ठीक है, ये प्रोसेस जो कहलाता है उसे क्या कहते हैं, हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं. इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, और जो सब्सटेंस दैट वी आर यूजिंग उसको क्या बोलते हैं, हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं. ठीक है. Then what is refrigeration effect? Refrigeration effect is the amount of heat which is to be extracted from the storage space. Okay, मतलब वो जो हीट, जिस रेफ्रिजरेशन में जो हीट की हम बात करें, जिस हीट को हमें स्टोरेज से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना है, उस हीट को ही हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है. देन व्हाट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, एज वी नो दैट, इसे किस तरह डिनोट करते हैं, टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में. ठीक है. ये क्या होता है यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन के? हमारे पास 1 टन ऑफ वाटर है, उस 1 टन ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरे एक दिन मीन्स 24 आवर्स तक हमें क्या करना है, लेटेंट हीट वहां से निकालनी है और उस 1 टन ऑफ वाटर को 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है. ठीक है. उसके लिए जो हीट हम निकाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेंट. और हमें पता है एक रिलेशन कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट तो क्या होता है, 3.5 किलोवाट होता है, या 210 किलो जूल पर आवर होता है, किलो जूल पर मिनट्स, और इक्विवेलेंट टू 12600 किलो जूल पर आवर. ओके. फिर टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट हमने देखा था. व्हाट इज टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट. एक था प्राइमरी और एक था सेकेंडरी. ठीक है. प्राइमरी रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं, कि जिसे हम डायरेक्टली स्टोरेज स्पेस से पास कर सकते हैं, वो डायरेक्टली वहां से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा. सो सेकेंडरी क्या था? सेकेंडरी वो रेफ्रिजरेंट थे जिसे हम सबसे पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से और कूल करते हैं और उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं स्टोरेज स्पेस पे जहां से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. डेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूं तो डेजिग्नेशन में हमारे पास 3 थे. सबसे पहला तो एक था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. दूसरा हमारे पास था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एंड द थर्ड वन वाज इनऑर्गेनिक. ठीक है. सो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके लिए डेजिग्नेशन किस तरह था? सबसे पहले तो क्या था, इन दोनों के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह था कि CmHnFpNClQ. ठीक है, ये इस तरह कुछ था. फॉर सैचुरेटेड nomenclature designation was R, M-1, N+1, Np. और द कंडीशन फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो क्या थी, N+P+Q इज इक्वल्स टू 2m+2. ओके. सेम फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. उसके लिए क्या था हमारे पास, सबसे पहले ये आपको याद रहना चाहिए कि R1 ये तो रहेगा ही. उसके बाद क्या था, M-1, N+1, Np. और कंडीशन क्या थी अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन की, N+P+Q इज इक्वल्स टू 2m. बस 2m, +2 नहीं होगा, +2 सैचुरेटेड में आएगा. ओके. द थर्ड वन वाज इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, जिसमें कार्बन नहीं होते हैं. उसके लिए नोमेनक्लेचर किस तरह था, R,
700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इस तरह का कुछ। उसके बाद हमने कुछ साइकिल्स देखे थे रेफ्रिजरेशन के। सबसे पहला साइकिल जो था वो था रिवर्स कार्नोट साइकिल, and the second was reverse Breton cycle, wait, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, ठीक है। रिवर्स कार्नोट साइकिल किस तरह था, वो कुछ इस तरह था कि उसके अगर हमने पीवी डायग्राम देखी, ये इसकी पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। टीएस डायग्राम रिवर्स कार्नोट साइकिल में हमारे पास जो दो प्रोसेसेस थे, एक तो था रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, दूसरा था रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक, देन 2 to 3 isothermal, then 3 to 4 again reversible adiabatic, then 4 to 1 again isothermal process, ठीक है। एक compression है, एक कंडेंसेशन है, एक एक्सपांशन है, एक इवेपोरेशन है, ठीक है। 4 to 1। अगर इसे ही हम डिनोट करें इन टीएस डायग्राम तो किस तरह होगा, रिवर्सिबल adiabatic मींस आइसेंट्रोपिक, then 2 to 3 isothermal, then again isentropic, then 4 to 1 again आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ये कुछ इस तरह का। और हमने बताया था कि क्या, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेशन है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे साइकिल्स चलते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए, वो है सीओपी का फॉर्मूला। सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होती है, वो T1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अगर ये लिमिट T1 है हमारे पास टेम्परेचर की, ये लिमिट T2 है हमारे पास टेम्परेचर की, तो T1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। ये हमें याद रखना है। दूसरा है हमारे पास है रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। अब देखिए हमने ये बोला था कि रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या थी, एक सबसे पहली हमारे पास आइडियल साइकिल थी, ठीक है, आइडियल साइकिल थी। बट सिंस हमने ये कहा था कि इसमें जो दो प्रोसेसेस है, सबसे पहला एक तो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस एंड सेकेंड वन was रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली करना बहुत हमारे लिए मुश्किल काम था, बिकॉज आइडियाबैटिक के लिए बहुत हमें फास्ट प्रोसेस चाहिए और आइसोथर्मल के लिए बहुत स्लो प्रोसेस, जो दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है कि एक बार हम आइडियाबैटिक प्रोसेस करें दूसरी बार आइसोथर्मल प्रोसेस करें, तो इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रैक्टिकल पॉसिबल साइकिल आया वो क्या था, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस साइकिल भी कहते हैं, गैस साइकिल। बिकॉज इसमें जो हमारा सब्सटेंस था वो क्या था, सिंगल फेस या गैस, ओके, सिंगल फेस गैस। हमें पता है गैस क्या होती है, सिंगल फेस होती है ना, तो सिंगल फेस या गैस हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो प्रोसेसेस थे हमारे पास वो क्या थे, एक तो रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। फर्स्ट हमारे पास क्या था, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस एंड द सेकंड वन वाज कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक भी कहते हैं, है कि नहीं, आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे डायग्राम से बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह, सपोज यह हमारे पास कंप्रेशन है, ठीक है, ये हमारे पास कंडेंसर है जहाँ से कंडेंसेशन होगा, ये हमारे पास एक एक्सपांशन डिवाइस है जिसे हम टरबाइन बोलेंगे, ठीक है, ये हमारे पास इवेपोरेशन के लिए ये इधर है, ठीक है। अब प्रोसेस 1 to 2 ये क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है, जहां पर हमें कंप्रेशन वर्क देना होगा WC, ठीक है। फिर यहाँ पर कंडेंसर है हमारे पास जहां से हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है, QC। फिर यहाँ पर हमारे पास टरबाइन वर्क है WT। 2 to 3 प्रोसेस कंडेंसर प्रोसेस, 3 to 4 हमारे पास टरबाइन, एंड 4 to 1 क्या रहेगा हमारे पास, इवेपोरेशन प्रोसेस। ये जहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, QE मीन्स क्या, हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलने वाला है, जो स्टोरेज स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब यहाँ से होगा और यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो थी उसको अगर डायग्राम, अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो स्कीमेटिक डायग्राम उसकी इस तरह होगी। अब इसकी जो ग्राफ थी, जो T
SNPV डायग्राम थी, वो कुछ इस तरह थी कि PV डायग्राम, ठीक है, ये हमारे पास P, ये V डायग्राम, प्रोसेस 1 से 2 हमारे पास था रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, 2 से 3 हमारे पास जो है वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, 3 to 4 वो हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक जो कि एक्सपांशन प्रोसेस है, 4 to 1 क्या था हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर हीट एवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। अगेन TS डायग्राम जो होगी इसकी वो कुछ इस तरह होगी, TNS डायग्राम, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर, 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक, 4 to 1 अगेन कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, 1 2 2 3 3 4 4 1, ठीक है। एक बात तो हमें पता ही है कि रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, है ना। रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसे हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। और आइसेंट्रोपिक में होता क्या है हमारे पास एंट्रोपी सेम होती है। एंट्रोपी जो हमारे पास होती है, चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या होती है, सेम होती है। कैसे कैसे सेम होती है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि dQ/T इज इक्वल्स टू ds, ठीक है। अगर हमारे पास रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस है, मींस क्या हो रहा है, dQ चेंज जीरो होगा, इफ dQ जीरो तो ds जीरो होगा, ds जीरो मींस क्या होगा, चेंज S2 माइनस S1 विल बी जीरो, ठीक है, फॉर 1 to 2। अगर हम एक प्रोसेस 1 to 2 दे तो मींस S1 इज इक्वल्स टू S2 हो जाएगा फॉर प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। सो उससे हम क्या कह सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज हमारा क्या होगा, जीरो होगा, या एंट्रोपी उस पॉइंट पर सेम रहेगी। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जहां पे भी होंगे वहां पे क्या होगा, एंट्रोपी सेम होगी, ठीक है। देखिए एंट्रोपी यहाँ पे पॉइंट 1 एंड 2 पे एंट्रोपी सेम है, एंड 3 एंड 4 पे एंट्रोपी सेम है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ये है कि इससे इसका जो सीओपी का फॉर्मूला है वो हमें याद होना चाहिए फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल वो क्या होता है, 1 अपॉन आरपी मींस प्रेशर रेशियो रेज टू पावर गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा माइनस 1, ठीक है, ये पूरा एक ब्रैकेट में, ये हमें याद रखना है। जहां आरपी क्या था हमारे पास, आरपी वॉज प्रेशर रेशियो, आरपी क्या था हमारे पास, प्रेशर रेशियो था, ठीक है। और वो प्रेशर रेशियो क्या होगा, सपोज यहाँ पर हमारे पास दो ही प्रेशर है, ये हायर प्रेशर को हम P2 बोलते हैं, लोअर प्रेशर को P1 बोलते हैं। तो क्या था हमारे पास कि T2 अपॉन T1, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू T3 अपॉन T4 विच इज इक्विवेलेंट टू P2 बाय P1 रेज टू पावर गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा, ये है रिलेशन, ठीक है, ओके। अब गैस साइकिल में सबसे बड़ी बात ये थी कि गैस साइकिल जो है हमारे पास, या रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल है, उसमें ये बात थी कि जो हमारे पास ग्यामा वैल्यू है मींस मीडियम, वर्किंग मीडियम, इस पर बहुत डिपेंड करता है हमारा सीओपी, ठीक है, वर्किंग मीडियम क्या है, ठीक है। और एक बात और कि इसकी सीओपी जो थी वो लो थी, अगर देखा जाए कंपैरेटिवली लो थी बिकॉज ऑफ द सिंगल फेज, ओके। सो हमें क्या था, बिकॉज ऑफ गैस, ये चीज तो है कि गैस की वजह से जो हमारा सिस्टम बनेगा वो हल्का होगा। सो हम क्या करते थे, बिकॉज ऑफ द लो वेट हम इसे हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है उसमें हम यूज कर सकते थे फॉर कूलिंग पर्पस, रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, सीओपी बढ़ाना है, हमें हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, सीओपी ज्यादा चाहिए। अब सीओपी अगर हमें ज्यादा चाहिए तो हमें कोई एक नया सिस्टम चाहिए था। तो वो नया सिस्टम जो था उसे हमने क्या बोला, वीसीआरएस, जो हमारा आज का टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रहा है। वीसीआरएस मीन्स क्या, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसे हम क्या कहते हैं, वीसीआरएस इन शॉर्ट में बोलते हैं। अब वीसीआरएस जो है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एवरी ईयर, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन आएगा ही, मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही। मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। और हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर अभी अवेलेबल है उसमें वीसीआरएस यही यूज होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही यूज होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रिवर्स रैंकाइन साइकिल भी कहते हैं,
ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट जो साइकिल थी वो क्या थी, रिवर्स कार्नोट साइकिल। सेकंड जो फर्स्ट प्रैक्टिकल साइकिल, फर्स्ट वाज आइडियल साइकिल जिसे हम कह रहे थे रिवर्स कार्नोट साइकिल। सेकंड वाज फर्स्ट प्रैक्टिकल साइकिल थी जिसे हम कह रहे थे रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, ठीक है, जो सिंगल फेज थी। अब जो वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास सेकेंड प्रैक्टिकल साइकिल है, सेकेंड प्रैक्टिकल साइकिल है और डुअल फेज साइकिल है, डुअल फेज साइकिल है, ठीक है, डुअल फेज साइकिल हो गई हमारी। तो उससे हुआ क्या, ये रिवर्स रैंकाइन साइकिल बनी, बिकॉज रैंकाइन साइकिल में भी हमारे पास क्या होता है, डुअल फेज होते हैं ना, ठीक है, वेट रीजन हमारे पास होता है और एक सिंगल फेज हो जाता है। आपको एक चीज पता होगी कि जब भी हमारे पास डुअल फेज आता है, आई थिंक यू ऑल नो, तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनता है, एक डोम स्ट्रक्चर बनता है ना। ये रीजन जो हमारे पास होता है इसे हम क्या कहते हैं, वेट रीजन बोलते हैं। इस रीजन को हम सब कूल बोलते हैं और इस रीजन को सुपर हीटेड बोलते हैं, है ना, सुपर हीटेड। तो कुछ इसी तरह का हमारे पास क्या बनने वाला है, डायग्राम पीएच और टीएस डायग्राम बनने वाली है। अभी देखिए, अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो किस तरह बनेगा, ये हमारे पास एक कंप्रेसर होगा, ये हमारे पास एक कंडेंसर होगा, देन हमारे पास एक डिवाइस होगा जिसे हम कहेंगे थ्रॉटलिंग डिवाइस, देन इवेपोरेशन डिवाइस एंड देन अगेन प्रोसेस 1 to 2 जो हमारा है, प्रोसेस 1 to 2 ये क्या है, कॉम्प्रेशन प्रोसेस है। इस ये कैसा कॉम्प्रेशन है, रिवर्सिबल आइडियाबेटिक, यहाँ पर रिवर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, ठीक है। देन कंडेंसर है 2 to 3, जहां पर हमारा जो फ्लूइड है या जो रेफ्रिजरेंट है वो कूल होता है। 3 to 4 हमारे पास थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, ये जो डिवाइस है ये क्या है, थ्रॉटलिंग वॉल है, थ्रॉटल वॉल, देखेंगे क्या होता है वो। देन 4 to 1 क्या है, इवेपोरेशन है, ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस है। यहाँ रिवर्सिबल आइडियाबेटिक कॉम्प्रेशन होगा, यहाँ रिवर्सिबल, यहाँ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा, आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक क्या होता है, जहां पर एंथैल्पी सेम होती है, एंथैल्पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी जो कंडेंसेशन प्रोसेस है, यहाँ पर जो कंडेंसेशन प्रोसेस है ये अगेन क्या होगा, आइसोबारिक होगा, मींस यहाँ पर अगेन प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगेन एवेपोरेशन प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, वो भी आइसोबारिक होगा, यहाँ प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब होता क्या है, प्रोसेस 1 to 2 उसमें हमारा जो फ्लूइड होता है, सपोज यहाँ कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन में जब फ्लूइड इंटर होगा वो सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में होगा, जहां उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या होगा, लो होगा, ठीक है। क्या होने वाला है, ये जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 पर जो हमारे पास मिलने वाला है हमारा रेफ्रिजरेंट, वो क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर कंडीशन में होगा और उसका टेम्परेचर भी लो होगा एंड प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। जैसे ही वो कंप्रेशन से पास हुआ उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, एट पॉइंट 2 टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होगा और ये सैचुरेटेड वेपर से सुपर हीटेड कंडीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है, पॉइंट 2 पर। नाउ जब वो कंडेंसर से पास होगा तो क्या होगा, ये जो वेपर था, वेपर ये कूल डाउन होगा और कूल होके वेपर क्या बन जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो पॉइंट 3 जो हमारा है, पॉइंट 3 पे जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलने, कैसा वेपर मिलेगा, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में, एंड उसका प्रेशर कैसा रहेगा, अभी भी हाई रहने वाला है, ठीक है, प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा और टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है। नाउ जब पॉइंट 3 से पॉइंट 4 पे जाएगा, थ्रॉटल होकर जाएगा, तो क्या होने वाला है, थ्रॉटल होने पर यहाँ पर हमें जो मिलने वाला है वो कैसा रहेगा, डुअल फेज, डुअल फेज हमारा रेफ्रिजरेंट रहेगा जिसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या होगा, लो होगा। अब देखो थ्रॉटल होता क्या है, थ्रॉटल एक ऐसा पैसेज डिवाइस होता है जहाँ थ्रॉटल जो होता है वो एक स्मॉल पैसेज होता है जहां से हम क्या करते हैं, फ्लूइड को पास करते हैं। फ्लूइड को पास करने से क्या होता है, फ्रिक्शन वहां प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने से क्या होता है, लॉसेस होते हैं। मीन्स अगर देखो कोई भी प्रोसेस जो है, अगर उस प्रोसेस में फ्रिक्शन आ गया तो वहां वो प्रोसेस कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, लॉसेस आ जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर थ्रॉटल डिवाइस जहां पर दिखा कि यहाँ थ्रॉटल है, वहां पर हमेशा एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो क्या रहेगी? एंथैल्पी। एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर इस डायग्राम से हम इसकी पीएच और टीएस डायग्राम बनाना चाहें इस स्कीमेटिक डायग्राम से, तो किस तरह बनेगी? सबसे पहली बात तो ये डुअल फेस है, डुअल फेस में मुझे डोम स्ट्रक्चर मिलने वाला ही है, ठीक है। ये होगा पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम हम बनाएंगे इसकी, ठीक है। टीएस डायग्राम, ओके। अब प्रोसेस 1 to 2 पे हमने क्या कहा था कि प्रोसेस 1 to 2 जो था वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, जहां पर पॉइंट 1 पे जो हमें मिल रहा था वो सैचुरेटेड वेपर था, पॉइंट 1 सैचुरेटेड वेपर। यहां से कंप्रेसर से क्या हुआ, उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो गया जो पॉइंट 2 था, जहां पर वो जो हमारा वेपर था सुपर हीटेड वेपर में चला गया, ठीक है। सिंस अब अगर इसी पॉइंट को हम यहाँ इस डायग्राम पे दिखाएं तो पॉइंट 1 तो ये हो गया, हमें पता है कि प्रोसेस जो है कैसा आइसेंट्रोपिक है, तो इसकी जो डायग्राम बनने वाली कुछ इस तरह स्ट्रेट होगी। पॉइंट 1 और 2 पे कैसा रहने वाला है हमारे पास? सेम एंट्रोपी रहेगा, और जो हमारा वेपर है वो यहाँ से कहाँ? सुपर हीटेड रीजन में पहुंच जाएगा। ये हमारा रीजन कैसा है? सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। पॉइंट 2 का रीजन सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। नाउ पॉइंट 2 to 3 क्या होगा? कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, जहां पर टेम्परेचर प्रेशर जो है हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट 2 to 3, और पॉइंट 3 पे हमें क्या मिलने वाला है? सैचुरेटेड लिक्विड आफ्टर कंडेंसेशन, ठीक है। देखिए एक चीज हमें पता है कि टीएस डायग्राम में जो हमारी प्रेशर की लाइन होती है वो कुछ इस तरह होती है ना, कुछ इस तरह की लाइन होती है ना प्रेशर की लाइन। तो पॉइंट 2 से जो हमें सैचुरेटेड मिलने वाला कुछ इस तरह मिलेगा, ये होगा हमारा पॉइंट 3, ठीक है। नाउ 3 to 4 क्या है? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, मींस एंथैल्पी कांस्टेंट है कि जहां थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है हमारा। तो पॉइंट 3 to 4 जो होगा प्रोसेस वो कुछ इस तरह होगा, जहां हमें डुअल फेस मिलेगा, मींस वेट रीजन में जाएगा, और पॉइंट 4 जो हमारा है वो कुछ यहाँ आएगा, जहाँ पे एंथैल्पी सेम रहेगी, ठीक है। एंथैल्पी सेम रहेगी, और हमें पता है कि जो थ्रॉटलिंग के बाद हमारा टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या होगा? डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों डिक्रीज होने वाला है, और साथ में क्या होगी? एनर्जी भी डिक्रीज होगी, मींस एंथैल्पी मींस एंट्रोपी भी, मींस एंट्रोपी क्या होने वाली है? ओके, अगर लॉसेस हो रहे हैं, हमें पता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसा है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल मींस क्या होगा हमारे पास? वहां पे एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी लॉस का मतलब क्या? एंट्रोपी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने इनिशियल में जब एंट्रोपी की डेफिनेशन देखी थी तो इसका मतलब ये था एंट्रोपी क्या हमें बताती थी कि कितने लॉसेस हो रहे हैं। अगर लॉसेस ज्यादा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो पॉइंट 3 से पॉइंट 4 जो हमारा होने वाला है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, पॉइंट 4, जहां एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होगी। और ये डॉटेड लाइन से बताने का मकसद क्या है? बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम इसे डॉटेड लाइन से भी बता सकते हैं, ओके। देन 4 to 1 क्या था हमारा? 4 to 1 अगेन हमारा क्या था? आइसो आइसोबारिक इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। 4 to 1 आइसोबैरिक। यहाँ पे क्या था हमारा? 1 to 2 कॉम्प्रेशन, 4 to 1 जहाँ प्रेशर हमारा कांस्टेंट था, कंडेंसेशन। देन एंथैल्पी कांस्टेंट, ये है हमारा एक्सपांशन, और ये हमारा हमारा इवेपोरेशन 4 to 1, जहाँ पे प्रेशर अगेन कांस्टेंट है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की ग्राफ बन रही है हमारी। अगर हम हर पॉइंट पर हमें वैल्यूज निकालना है, मीन्स अगर हमें कॉम्प्रेशन वर्क देना है, जो प्रोसेस 1 to 2 है हमारा कॉम्प्रेशन वर्क है, आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो फॉर प्रोसेस 1 to 2 जो वर्क हमें मिलने वाला कॉम्प्रेशन वो क्या होगा? H2 माइनस H1 एंथैल्पी के फॉर्म में। बिकॉज हमारा डुअल फेस चल रहा था, डुअल फेस में हम क्या लेने वाले? एंथैल्पी को हमारी एज ए एनर्जी लेने वाले हैं, ठीक है। प्रोसेस 2 to 3 क्या होने वाला हमारा? क्यू ऑफ सी मीन्स कंडेंसेशन, यहाँ कॉम्प्रेशन नहीं है, कंडेंसेशन है। सी ऑफ कंडेंसेशन क्या होने वाला हमारे पास? H2 माइनस H3, ठीक है। अगेन 3 to 4 ये क्या है हमारा? W एक्सपांशन है, W एक्सपांशन, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होने वाली है? जीरो, नियरली जीरो, बिकॉज हमारा H3 एंड H4 क्या है? सेम है।
ठीक है, तो ये वर्क की जो वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है। अगेन 4 to 1 जो हमारा प्रोसेस है वो कैसा है, क्यू ऑफ इवेपोरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोलेंगे, इक्वल्स टू क्या है हमारा H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। ठीक है। अभी देखिए हमने क्या किया है, हर पॉइंट में 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 या 4 to 1 में क्या किया हमने, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल किया है। मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉर इवेपोरेशन फाइनल माइनस 1 H1 माइनस H4, फॉर कॉम्प्रेशन वर्क फाइनल माइनस H2 माइनस H1, और यहाँ पर तो जीरो है। बट क्या किया हमने, क्यू सी क्या लिया हमने, इनिशियल माइनस फाइनल लिया है। क्यों, इसका रीजन ये है कि हमने जो लिया है वो क्या लिया है, नेट इफेक्ट नहीं लिया है। अगर हम नेट इंटरेक्शन देखते हीट का तो हम क्या करते थे, यहाँ पर लेते थे H3 माइनस H2 लेते थे, बट क्या है यहाँ पर हीट लॉस हो रही है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंडेंसेशन में क्या हो रही है, यहाँ पर हीट लॉस हो रही है, तो हमने उसको कंसिडर करके क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो H2 माइनस H3 हो गए। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ऐसा ही रखना है कि H2 माइनस H1 हमारा कॉम्प्रेशन है, H2 माइनस H3 ये जो हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, H2 माइनस H3 कर दिया है। अदरवाइज वो क्या होता था, हमारे पास माइनस ऑफ H3 माइनस H2 होता था। ठीक है। देन इवेपोरेशन क्या है, H1 माइनस H4, ये हमारा क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अगर हम इसे नॉर्मल वे में देखें तो ये होता क्या, ये जो साइकिल है, हमें पता है कि रेफ्रिजरेशन की जो डायग्राम बनती है कुछ इस तरह बनती है कि T1 अगर थर्मल रिजर्वर के फॉर्म में हम बनाए, एंड T2, ठीक है, यहाँ से स्टोरेज स्पेस से Q2 निकल रहा है जिसे हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं, ये Q1 कंडेंसेशन से बाहर जा रही है और हम कुछ वर्क W दे रहे हैं। तो ये जो है जिसे हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ये जो सर्कल है ये क्या है हमारा, पूरा इतना है, ये पार्ट पूरा क्या है हमारा सर्कल है। ठीक है, यहाँ से जो हीट आने वाली है ये Q2, ये वही है इवेपोरेशन, ये जो Q2 है। ठीक है, ये इस साइकिल में आएगी, इस साइकिल से ये जो Q1 है, Q1 ये क्या हो जाएगा, ये हॉट रीजन मतलब T1 में चला जाएगा, यहाँ से T1 से आकर। ठीक है, ये जो पूरी साइकिल है, ये जो है ये पूरी ये साइकिल को डिनोट करती है। ठीक है, तो जो ये जो इवेपोरेशन में है वो क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमें सीओपी निकालना है। ठीक है, सीओपी, अब सीओपी किस तरह निकालना है, सीओपी ऑफ रिवर्स रैंकाइन साइकिल। हमें पता है वो क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट, अगर नॉर्मल डेफिनेशन में जाए तो डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट। अब यहाँ पर डब्ल्यू नेट जो हमारे पास वो कैसा है, डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू टी होता है, बट हमें पता है डब्ल्यू टी जो है वो जीरो है। क्यों, एंथैल्पी सेम है। ठीक है, H3 और H4 की एंथैल्पी कैसी थी, सेम थी। तो हम क्या करने वाले, डिजायर्ड इफेक्ट मतलब हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू ऑफ इनपुट, मींस डब्ल्यू सी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू ऑफ सी। ठीक है, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आ रहा था, अगर हम डायग्राम से देखें तो वो हो रहा था हमारा H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय W नेट, मीन्स कंप्रेशन वर्क क्या था, H2 माइनस H1, ये हमारा क्या है, सीओपी है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ओके, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने थ्रॉटलिंग डिवाइस यहाँ यूज किया है, तो यार ये तो प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल साइकिल तो हमारे फर्स्ट थी गैस जो साइकिल थी हमारे पास, मींस रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल थी, उसमें भी हम यूज कर सकते थे, बट हमने वहां पे टरबाइन यूज किया इंस्टेड ऑफ। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो देखिए थ्रॉटलिंग डिवाइस जो होती है, थ्रॉटलिंग डिवाइस वो रिवर्स कार्नोट साइकिल में क्यों, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल में क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल जो था, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल जो था वो कैसी साइकिल है, गैस साइकिल है। ठीक है, और गैस साइकिल में अगर हम थ्रॉटलिंग करते हैं तो हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, ना ही कूलिंग इफेक्ट मिलेगा एंड ना ही हमको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, कोई इफेक्ट नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि गैस जो है, अगर हम उसे आइडियल गैस लेते हैं, आइडियल गैस सपोज करते हैं, जो कि हमारा अजम्पशन होता है कि गैस साइकिल में हम या ब्रेटॉन साइकिल में क्या रखते हैं, हम गैस को हम एज आइडियल गैस यूज करते हैं। और आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो है हमारा, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, आई होप ये आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में,
जूल थॉमसन का कोएफिशिएंट जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर म्यू की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ना ये कूलिंग इफेक्ट देगा ना हीटिंग। तो यहाँ पर रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल में हमारा थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। बट इन केस ऑफ दिस रिवर्स रैंकाइन साइकिल, वहां हम थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं, बिकॉज वहां हमारे पास डुअल फेस मिलता है, लिक्विड फेस मिलता है। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद क्या मिलता है हमें, लिक्विड फेस मिलता है ना रेफ्रिजरेंट का। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं। और इसकी एफिशिएंट, इसका जो सीओपी का फॉर्मूला है वो है H1 - H4 डिवाइड बाय H2 - H1। ये हमें याद रखना है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो है डिफरेंट केसेस। वो है क्या, डिफरेंट केसेस इन वीसीआर साइकिल। ठीक है, अब कुछ केसेस हमें देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं वीसीआर साइकिल में इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये है कि मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मुझे एंथैल्पीज निकालने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर हम एंथैल्पी किस तरह निकालेंगे। सपोज अगर मेरा सिंपल एक केस निकलता है, केस नंबर 1 अगर मैं लूं, जिससे मैं नाम देता हूं सिंपल केस। सिंपल केस, सिंपल केस मतलब क्या, मीन्स ये कि अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब ये नहीं बताया है कि कॉम्प्रेशन की एंट्री पर या कंडेंसर की एंट्री पर या कंडेंसर की एग्जिट पर मेरी जो रेफ्रिजरेंट है उसका फेस कैसा है, वो सैचुरेटेड है, वो वेट है कि वो सुपर हीटेड है, अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो सिंपल केस यूज करूंगा मैं। और सिंपल केस के लिए मेरा डायग्राम कुछ इस तरह बनता है कि ये है मेरा पीएच डायग्राम। ठीक है, ये मेरा डोम स्ट्रक्चर, पॉइंट 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 1 2 3 and 4। और मेरा टीएस डायग्राम जो बनेगा, टीएस डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि 1 to 2, 2 to 3, 1 2 2 to 3 and 3 to 4। ठीक है, ये पीएच एंड टीएस डायग्राम सिंपल रहेगा अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो। ठीक है, अब सिंस मुझे एंथैल्पीज निकालना है, अगर मैं H1 मुझे चाहिए, तो H1 की वैल्यू कहां से मिलेगी मुझे, H1 की वैल्यू क्या होगी, H1 विल बी इक्वल्स टू Hg। ठीक है, एट इवेपोरेशन प्रेशर पे। ठीक है, जो हमें डायग्राम देखिए, जब भी वीसीआर के हमें क्वेश्चन देंगे इस तरह से, तो या तो फिर हमें एंथैल्पीज की वैल्यू गिवन होगी या हमें टेबल दिया होगा। तो उस टेबल में हमें एट प्रेशर, इवेपोरेशन प्रेशर पे Hg की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, H1 की वैल्यू होगी। ठीक है, नाउ H3 की वैल्यू किस तरह होगी, H3 की वैल्यू क्या होगी, H3 की जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगा, HF। क्योंकि मुझे पता है ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है, फ्लूइड होता है यहाँ पर। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो होता है वो क्या होता है, गैसियस होता है। ठीक है, यहाँ पर जो, और ये पॉइंट जो होगा जो इसे सेपरेट कर रहा है, ठीक है, ये फ्लूइड का हो गया, ये गैस का हो गया। तो H3 ये जो पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, फ्लूइड पर आ रहा है, फ्लूइड लाइन पर। तो HF, H3 क्या होगा, HF एट प्रेशर ऑफ C, मींस कंडेंसर प्रेशर पर HF की जो वैल्यू होगी वो H3 होगी। और H3 की जो वैल्यू है क्या है, H4 की वैल्यू है, बिकॉज आइसेंथैल्पी प्रोसेस है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो होगा कि H2 की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट होगी, H2। तो H2 की वैल्यू जो होगी, सपोज ये यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं A। ठीक है, वो किस तरह निकालेंगे, H2 विल बी इक्वल्स टू HA प्लस हम क्या करने वाले, इतनी एनर्जी को हम प्लस करने वाले हैं, क्या होगा, प्लस CP ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस T एट पॉइंट 2, टेम्परेचर एट पॉइंट 2 माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट A। ठीक है, ये क्या है, CP डेल्टा T तो है ना, हीट, क्यू इज इक्वल टू CP डेल्टा T। उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है HA पे। मतलब क्या हो गया, HA क्या है, HA क्या है, HA होगा वैल्यू ऑफ Hg एट कंडेंसर प्रेशर प्लस CP ऑफ टेम्परेचर एट पॉइंट 2 माइनस टेम्परेचर एट पॉइंट A। वो हमें क्या मिल जाएगा, H2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये था हमारा सिंपल केस, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंथैल्पीज हमने निकाल के देखी। नाउ केस 2 जो हमारे पास है वो हमारा रहेगा सुपर हीटेड केस।
सुपर हीटेड किस तरह रहेगा, अगर हम हमसे ये कहा गया है कि कंप्रेशन की एंट्री पर जो हमारी पास रेफ्रिजरेंट है वो कैसा है, सुपर हीटेड है, तो किस तरह बनने वाला हमारा पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम, पीएच डायग्राम एंड टीएस डायग्राम। ठीक है, पीएच डायग्राम किस तरह बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि एंट्री पर ही सुपर हीटेड है, फिर यहाँ सर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, प्रोसेस पॉइंट 2 तक जाएगा, फिर अगेन कांस्टेंट प्रेशर एट पॉइंट 3, 3 to 4 एंड देन 4 to 1। ठीक है, ये इस तरह कुछ प्रोसेस बनेगा। अगेन टीएस डायग्राम किस तरह बनेगा, ये पॉइंट 1, 1 to 2। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, ये कुछ इस तरह की कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है हमारे पास। ठीक है, देन 2 to 3, देन 3 to 4 एंड देन 4 to 1। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये इस तरह का कुछ क्या बनने वाला है हमारे पास, डायग्राम बनकर आने वाला है। ओके, नाउ now we have to find the enthalpies at different point in order to find out the COP of the this process। ठीक है, where the refrigerant phase is superheated at the entry of compression। ठीक है, सो अगर मुझे H1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज सबसे पहले देखते हैं वो वैल्यूज जो हमें डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगी, वो कौन सी वैल्यू है, H3 है ना। H3 की वैल्यू क्या होगी, वो H4 के इक्वल होगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, HF एट पीस। ओके, कंडेंसर प्रेशर पर HF की जो वैल्यू होगी वो H3 H4 होगी, बट H1 और H2 की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बिकॉज ये Hg या HF की वैल्यू नहीं है। तो हमें H2 की वैल्यू अगर निकालनी है, H2 की वैल्यू किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, H2 अगेन क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, इस पॉइंट को एक हम पॉइंट यहाँ पर ए लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे यहाँ पर जो एनर्जी है, तो H ऑफ ए प्लस सी पी ऑफ T2 माइनस टी ए, ये हमारा क्या होगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, किस तरह, एच ए क्या है, एच ए जो है हमारा Hg, बिकॉज यहाँ पर गैसियस फेज होगी, Hg एट कंडेंसर प्रेशर प्लस Cp। ठीक है, T2 माइनस टी ए। ठीक है, अच्छा Cp की वैल्यू क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ना, हाँ ओके, ये आपको पता है। नाउ अगर पॉइंट 1 पर हमें निकालनी है, पॉइंट 1 पर मींस H1 की वैल्यू वो क्या होगी, तो हमें यहाँ पर एक और पॉइंट कोई सपोज करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम देते हैं B, तो क्या हो जाएगा, HB प्लस CP ऑफ T1 माइनस TB। ठीक है, ये HB की वैल्यू क्या होगी, HB की वैल्यू होगी Hg एट इवेपोरेशन प्रेशर। ठीक है, प्लस Cp ऑफ T1 माइनस TB, इससे हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की एंथैल्पी निकालेंगे। अब H1 हो गया, H2 हो गया, H3 H4 निकल के सारी वैल्यूज मिल गई हमें, हम COP आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट केस इज केस नंबर 3, जिसे हम कहते हैं सब कूलिंग। क्या कहते हैं, सब कूलिंग। ठीक है, सब कूलिंग मतलब क्या, सब कूलिंग कहाँ होगा, हमारा कंडेंसर में होगा। मतलब क्या होगा कि जब कंडेंसर से हमारा रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया, मतलब वो क्या होगा, सब कूल हो गया। तो हमारे पास पता है कि हमें सब कूल रीजन कब बनता है, डोम स्ट्रक्चर में कहाँ पर होता है, इस पॉइंट को, ये पूरा पॉइंट जो हमारा होता है क्या होता है, सब कूलिंग रीजन होता है। इसी तरह टीएस डायग्राम भी देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा बोल रहा है कि सब कूल हो रहा है मतलब कंडेंसर में होगा, तो हमारा पहला प्रोसेस जो है वो नॉर्मल सिंपल केस में जाएगा, जो कि एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर होगा, तो प्रोसेस 1 to 2 सेम। नाउ 2 to 3 जो है वो अगर पॉइंट यहाँ तक आता है तो सिंपल केस में आता है, मतलब सब मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, बट अगर और ज्यादा कूल हुआ तो वो कहाँ चले जाएगा, इस रीजन में चले जाएगा, मतलब पॉइंट 3 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। नाउ 3 to 4, ओके ये कहीं अंदर ही होगा ना, 3 to 4 डुअल फेस हमें मिला।
ठीक है, आफ्टर थ्रॉटलिंग, देन 4-1। ठीक है, अब इसी पॉइंट को अगर हम दिखाना चाहें इन हमारा टीएस डायग्राम में, तो क्या होने वाला है इन टीएस डायग्राम 1-2, देन 2-3 किस तरह प्रोसेस जाएगा, जो नॉर्मल हमारा था वो कुछ इस तरह जाता और यहाँ आकर पॉइंट खत्म हो जाता। बट क्या होगा, हमारा कूल हो रहा है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये हमारा टीएस डायग्राम है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये 0.3 यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, देन 3-4 डुअल फेज, देन 4-1। ठीक है, 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, ये हमारा है पी एच डायग्राम, ये हमारा टी एस डायग्राम 1-2, 2-3, 3-4 एंड 4-1। अब इस डायग्राम में अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर निकालनी है एंथैल्पी, तो किस तरह निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे? H1 की वैल्यू तो हमारे पास Hg हो गया एट P ऑफ इवेपोरेशन। H2 की वैल्यू किस तरह निकालेंगे हम, यहाँ हम एक पॉइंट B ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, तो H2 विल बी इक्वल्स टू Hg Hb प्लस Cp ऑफ T2 माइनस Tb, जहां पर हमारे पास Hb क्या है, अगेन Hb जो है वो है H ऑफ G एट कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि हम H3 किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जो कि इक्वल टू है H4 के। किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, किस तरह फाइंड आउट करेंगे? H3 जो है हमारा, क्या करने वाले हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं A। अब क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे, H3 विल बी इक्वल्स टू HA, माइनस करेंगे इतनी एनर्जी को, क्या करेंगे, माइनस Cp T A माइनस T ऑफ 3। ठीक है, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये पॉइंट ए पर टेम्परेचर ज्यादा है, टी ए माइनस टी 3। अच्छा, ये सीपी क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ना, तो सीपी स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो H3 या H4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ए, यहाँ पर जो एच ए होगा माइनस सी पी ऑफ टी ए माइनस टी 3। अब एच ए क्या है, एच ए अगेन वही चीज है, एच ए क्या है, एच जी एच एफ सॉरी एच एफ एट प्रेशर ऑफ कंडेंसर प्रेशर पर। ठीक है, टेबल से हम कंडेंसर प्रेशर पर एच एफ की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे एच ए की वैल्यू। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास तीन केसेस थे। सबसे पहले तो वीसीआर साइकिल हमने देख लिया। वीसीआर साइकिल में क्या था, हमारे पास दो प्रोसेसेस थे, एक तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, एक आइसोबैरिक प्रोसेस था। रिवर्सिबल आइडियाबैटिक मींस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और आइडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें आइडियाबैटिक कंडेंसेशन एंड आइडियाबैटिक इवेपोरेशन था। फिर हमने सीओपी का फॉर्मूला देखा, जो कि सीओपी जो होता है हमारे पास वो क्या आता है, सीओपी जो हमारे पास आता है वो कुछ इस तरह आता है कि हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू इनपुट, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट पे जो वर्क मिल रहा था मीन थ्रॉटलिंग वो जीरो था ऑलमोस्ट। तो सीओपी जो हमारे पास आ रहा था वो H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1 आ रहा था। ठीक है, ये सीओपी का फॉर्मूला हमें याद रखना था। उसके लिए हमने तीन केसेस देखे, एक तो सिंपल केस जिसमें हमें क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, सिर्फ वीसीआर साइकिल दिया हो, दूसरा केस जिसमें हमें सुपर हीटेड केस दिया हो, थर्ड केस जिसमें हमें सब कूलिंग केस दिया हो, और हर केसेस में हमें एंथैल्पी किस तरह निकालनी है वो हमने देख लिए। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, बिकॉज यहाँ पर हमारा कंप्रेसर यूज हो रहा है। ठीक है, कंप्रेसर यूज हो रहा है, तो कंप्रेसर अगर है तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी आएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है वो लिख लीजिए, वो हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम टू दी स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम टू दी स्वेप्ट वॉल्यूम। हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, वी एक्चुअल, कितनी
कितने वॉल्यूम ऑफ दैट सैचुरेटेड वेपर हमारे पास आया है, ठीक है, किसमें, कंप्रेशन में, कंप्रेशन में सैचुरेटेड वेपर ही आ रहे हैं तो Vg। अगर हम इसे मास से मल्टीप्लाई कर दें m डॉट से, ठीक है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगी वैल्यू, है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड में। और अगर हम इसे मास से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, अगर मास से मल्टीप्लाई नहीं करते तो वो सेकंड वहां से हट जाएगा, क्योंकि फ्लो हट जाता है वहां से, ये सेकंड की वैल्यू हट जाएगी, बिकॉज m डॉट क्या हमें डिनोट करता है, फ्लो, मास फ्लो को डिनोट करता है, ठीक है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है हमारा, कि इसमें जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में कितना वॉल्यूम ऑफ गैस हमने स्वेप्ट किया है, बिकॉज ऑफ, अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हमारे पास जो पिस्टन है, सिलेंडर अरेंजमेंट है, उससे कितनी गैसेस उसमें सक की जा रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, अपना स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। तो कितना होता है वो, π/4 d स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, π/4 d स्क्वायर इंटू एल होता है, ठीक है। इन दिनों का डिवीजन अगर हम करें, इन दोनों का, मींस V actual to the V swept, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला बनकर आता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 प्लस के माइनस के आरपी रेज़ टू पावर 1 अपॉन ग्यामा। अब यहाँ पे टर्म के क्या है, के क्या है, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो, क्या बोलते हैं, क्लियरेंस रेशियो। क्या होता है वो, BC टू दी VS, मतलब क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम टू दी स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। आरपी क्या है हमारा, प्रेशर रेशियो। देन व्हाट इज ग्यामा, ये ग्यामा क्या है, ग्यामा जो हमारे पास है वो एक्सपांशन इंडेक्स। देखिए क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए एक्सपांशन एंड कंप्रेशन दोनों इंडेक्स दे सकता है, कह सकता है कि जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है उसके लिए ग्यामा की वैल्यू 1 है, सपोज ग्यामा की वैल्यू 1.3 है, और एक्सपांशन जो हो रहा है उसके लिए आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, उसके ग्यामा की वैल्यू 1.4 है, तो हमें ग्यामा की जो वैल्यू लेना है वो एक्सपांशन इंडेक्स में लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये फॉर्मूला बस एक याद रखना है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें, नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम क्या देखने वाले हैं, कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो VCR को इफेक्ट करता है, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं कुछ VCRS साइकिल पर, और इससे प्रीवियस जो भी हमने साइकिल्स देखे और डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट देखे, वो सारे उस न्यूमेरिकल पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे लेने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वेपर एब्जॉर्प्शन, वो लेकर के रेफ्रिजरेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझा होगा। थैंक यू।